हाय माय नेम इज सौरभ गोयल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी मंत्रा। उसमें इतनी अच्छी कास्ट है, नाना सर हैं, जिशान है, नीरज सर हैं, स्पेशली नाना सर के साथ, लेकिन प्रकाश झा सर के साथ। अक्षय सर से मैंने सीखा है कि कैसे आप एक सीन को कितना लाइवली बना सकते हैं। उनकी बेटी दिशा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। दिशा हैज प्रोड्यूस्ड संकल्प। नैनीताल से बेस्ड हो आप ना? मैं नैनीताल के पास एक छोटा सा शहर है रुद्रपुर, वहाँ से हूँ। तो इंजीनियर बने, फिर जब इंजीनियरिंग के दौरान ही मुझे वहाँ पर जो थिएटर सोसाइटी होती है कॉलेज में वो ज्वाइन की, और फिर वो अच्छा लगने लगा। फिर ऐसा लगा कि शायद एक्टिंग में भी करियर बन सकता है। काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेस में से एक चीज़ आपको बोला गया होगा कि नोज फिलर्स कर लो या फिर सर्जरी करवा लो। हर्टफुल होता है, लेकिन मैंने कभी उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। ऐसा हुआ कि मैंने कोई ऑडिशन दिया है लीड रोल के लिए और शायद वर्कआउट नहीं हुआ, तो वो तो मेरे साथ हुआ है कि मैं आता था, परेशान रहता था कि लोग तारीफ कर रहे हैं लेकिन काम क्यों नहीं मिल रहा है। मैं जब ऑडिशन देता था, वहाँ पर और एक्टर्स होते थे, मैं अपना ऑडिशन देके बाहर निकलता था, वो मेरे पास आते थे, यार तुमने बहुत अच्छा किया है। मेरे ख्याल से दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं, तो एक अच्छे दोस्त भले ही 2 हो, 1 हो, 3 हो, रियल फ्रेंड्स वो बहुत ज़रूरी हैं। नेपोटिज्म भी बहुत आ गया था बीच में कि एक्टर्स के किड्स ही आगे एक्टर बन सकते हैं, वो लोग ही सिलेक्ट होते हैं। लेकिन ये फाइट है हमारी जो हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। देखता हूँ, लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि मुझे ऐसे कैरेक्टर्स मिले जो मुझे अपने कंफर्ट स्पेस से दूर लेके जाएं। इसने छोरी में छोरी 2 में बहुत गलत किया था, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। कुछ छोरी से लेकर अब संकल्प तक आपने काफ़ी काम किया है बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, भूमि पेडनेकर, फिर नुसरत, एवरीवन। कभी वो चैलेंजेस रहा है कि आई हैव टू परफॉर्म वेल, वो एक बैगेज टाइप्स? और फिल्म भी इसलिए बनाया जाता है ताकि उन लोगों को जो ये प्रथा अभी भी कर रहे हैं उनको बताया जाए कि ये गलत है। अगर हम कहीं देख रहे हैं ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं तो हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए कि ये गलत है। मेरे ख्याल से 50-60% ऐसे लोग थे मेरी फैमिली के जो पहली बार थिएटर में गए थे, सिनेमा हॉल में मूवी देखने। Hi guys, this is Aruna Purve and you watching me on फिल्मी मंत्रा। रिसेंटली रिलीज हुई है एक सीरीज जिसका नाम है संकल्प, आपने देखा ही होगा MX प्लेयर पर। लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ गेस्ट है वो संकल्प का एक बहुत ही खास हिस्सा रह चुके हैं जिसका नाम है सौरभ। सौरभ, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मी मंत्रा पे। थैंक यू अरुणा। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर संकल्प। क्या कहना चाहेंगे, हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्किंग फॉर संकल्प? संकल्प की जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग रही है, स्पेशली बिकॉज उसमें इतनी अच्छी कास्ट है, नाना सर हैं, जिशान है, नीरज सर हैं, तो मेरे लिए तो काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी थी, स्पेशली नाना सर के साथ, लेकिन प्रकाश झा सर के साथ, क्योंकि बचपन से उनका सिनेमा देखा है। और मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैंने गंगा जल देखी थी, तो ऐसा नहीं था कि मैं उस एज में गंगा जल से कनेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता था कि यार ये फिल्म मैं कितनी बार भी देख सकता हूँ। गंगा जल के साथ साथ भी इतनी उनकी फिल्में आई हैं, आरक्षण हुई, राजनीति हुई, तो एक ऐसा यूनिवर्स था, ऐसी उनकी फिल्में रह रही हैं कि मेरे ख्याल से कोई भी एज का इंसान उसे देख सकता है, उसको एंजॉय कर सकता है। मेरे साथ वैसा ही था जब गंगा जल आई थी, और मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स थी। तो उनके साथ सब मुझे कॉल आया कि प्रकाश झा सर एक सीरीज़ बना रहे हैं, उसमें ये पार्ट है। तो मैंने बिना सोचे समझे मैंने ये तो कहा, मुझे लगा कि मुझे ये करनी ही है। और जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई और मुझे पता लगा इतना अच्छा पार्ट है मेरा, इतना इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मे बी वो सीरीज से ज़्यादा एक्साइटमेंट प्रकाश सर के साथ काम करना था आपके लिए। हाँ। और एक तो आप सोचते हैं कि आपको इन डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, और जब आप सेट पे जाते हैं और आप देखते हैं कि जो वो उस पोजीशन पे हैं किसी रीज़न से हैं। मेरे ख्याल से आज जब भी प्रकाश झा सर को मैं सेट पे देखता था, उनकी जो एनर्जी होती थी इस एज में, ही इज़ ऑलवेज ऑन हिज टोज। मतलब इतना कमिटमेंट, इतना हार्ड वर्क, शायद आपको लगेगा कि यार आप थोड़ा कम कर रहे हो क्योंकि ये इतना ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो बहुत इंस्पायरिंग था। ट्रेलर लॉन्च में भी हमने देखा कि प्रकाश सर को काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि ही लुक्स वेरी यंग, कोई भी नहीं बोलेगा उनके एज को देख के। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके इस परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस के बारे में? हाँ, मुझे तो सेट पे पता लगा प्रकाश सर शायद शुगर भी नहीं लेते हैं और सॉल्ट भी नहीं लेते हैं, तो इतना स्ट्रिक्ट डाइट उनका रहता है, और इसीलिए शायद इस एज में वो इतने यंग इतने एनर्जेटिक रहते हैं। उनकी बेटी दिशा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। दिशा हैज प्रोड्यूस्ड संकल्प, और मेरे ख्याल से
काफ़ी इजी गोइंग एक प्रोड्यूसर जो होना चाहिए वैसी हैं दिशा। उनसे आप कुछ भी मांगे तो आपको मिल जाता है एज एन एक्टर। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इश्यू, तो आप यू कैन डायरेक्टली गो टू दिशा। शी इज़ ऑलवेज देयर। और इतना बड़ा सेट हैंडल करना, इतनी बड़ी स्टार कास्ट इतनी कम एज में, आई थिंक कमेंडेबल है। बट उनके फादर डॉटर के कोलैबोरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक इट्स अ लवली कोलैबोरेशन। प्रकाश झा सर डायरेक्ट कर रहे हैं और वो अपना सारा जो प्रोडक्शन का टेंशन है शायद दिशा पे छोड़ देते हैं और दिशा उसे बखूबी हैंडल करती हैं। बट सेट पे कभी ऐसे डांट मिली थी प्रकाश सर से ड्यूरिंग सीन्स और ड्यूरिंग द शूट? नहीं, डांट तो कभी नहीं। एक बार थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मैं वैनिटी में था और शायद मुझे पता नहीं चला कि मुझे बुलाया गया है। तो जब मुझे पता लगा तो शायद मैं 5 मिनट लेट हो गया था, लेकिन प्रकाश सर बिल्कुल टाइम के बहुत पाबंद हैं। तो मैं सेट पे गया तो सर ने कहा कहाँ थे आप, 5 मिनट लेट है। मैंने कहा सर मुझे पता नहीं था कि मुझे बुलाया गया है। तो वो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ था। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट वहाँ पर रूल्स रहते हैं, टाइम के बहुत पाबंद हैं। तो ये एक्सपीरियंस रहा था मेरा। बट हाउ इज हिज पैटर्न ऑफ वर्किंग? आई थिंक ही डजंट लाइक टू शूट मच। उनको ऐसा लगता है अगर हम 12 घंटे की शिफ्ट है हमारी तो हम कोशिश करके उसको 11 घंटे में ख़त्म कर दें, लेकिन उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वो परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि आप आएँ, टाइम पे आएँ और हम आपके साथ अच्छी तरह शूट करें और आप टाइम पे घर जाएं। ऐसा नहीं है कि आपको हम 12 घंटे की जगह 15 घंटे हम शूट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है उनका। लेकिन आपके कैरेक्टर के बारे में आप जानना चाहेंगे, क्या एक्साइटिंग पार्ट था इस कैरेक्टर का? आई थिंक मेरा जो कैरेक्टर नेम है वसुदेव रंजन, मेरे ख्याल से उसके जो सीन्स हैं और जो मुझे जो डायलॉग्स मिले हैं वो बहुत ही कमाल के लिखे गए हैं। कुछ डायलॉग्स जो आजकल मीम्स बन गए हैं और इतने वायरल हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कैरेक्टर के जो डायलॉग्स थे बहुत ही कमाल है। जो मुझे जब मैंने पढ़े थे मुझे इतना अच्छा लगा था और जब वो स्क्रीन पे आए हैं तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो मेरे ख्याल से मेरे कैरेक्टर जो वासुदेव रंजन है वो मार्ट साहब जो नाना सर प्ले कर रहे हैं उनका एक डिसाइपल है। नाना सर एक गुरुकुल चलाते हैं और वहाँ जो ऐसे बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं उनको वहाँ लेके आते हैं और उनको शिक्षा देते हैं और उनको इस तरीके का ज्ञान देते हैं, ऐसी पढ़ाई उनकी कराते हैं, उनकी कोचिंग कराते हैं कि वो एक IAS IPS जैसी पोजीशन पे जा सकें। और मैं भी उनका एक डिसाइपल हूँ जो एक पर्पस से नाना सर के कैरेक्टर ने मार्ट साहब ने बनाया है। और मेरा पर्पस कुछ है जो आप शो में देखेंगे कि हर कैरेक्टर, जैसे मैं, ज़िशान और कुबरा, हम 3 उनके मेन प्यादे हैं और हम कुछ ना कुछ तो करते हैं इस शो में जो आपको देखना पड़ेगा। तो ये फिल्म पॉलिटिक्स के रिलेटेड है पूरा सेंट्रिक? ये सीरीज जो है एक रिवेंज ड्रामा है। ऑफ कोर्स ये प्रकाश सर जैसा भी बनाते हैं वो पॉलिटिकली मेजरली होता है, उनका सिनेमा हुआ या जो कहानियाँ होती हैं पॉलिटिकल ड्रामा होता है, और ये भी एक पॉलिटिकल ड्रामा है जो यूपी बिहार में बेस्ड है। और तो एक पॉलिटिकल ड्रामा है, रिवेंज ड्रामा है। रियल लाइफ में पॉलिटिक्स कितना फॉलो करते हो आप? मैं पॉलिटिक्स फॉलो करता हूँ, लेकिन मतलब एज अ सिटीज़न जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से मैं वोट करता हूँ और कहीं भी हूँ मैं कोशिश करूँगा कि मैं वोट करूँ। और एज अ सिटीज़न जितनी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं टू हैव सिविक सेंस, क्लीनलीनेस रखना, तो ये चीज़ें हैं जो एक डिसिप्लिन लाइफ में लाना, लोगों को बॉदर नहीं करना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, ये सारी चीज़ें जो एक सिटीज़न को फॉलो करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट रूल्स और लॉज में आती हैं, वो मैं फॉलो करता हूँ। फिर अगर अभी पॉलिटिक्स की बात निकली है तो आपकी करियर हमेशा से अप्स एंड डाउन्स देखा है हमने, आपने काफ़ी चैलेंजेस फेस किया है। इंडस्ट्री पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडस्ट्री में ऐसी पॉलिटिक्स तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ जब आप बाहर से आते हैं, आप आउटसाइडर हैं, तो आपको काफ़ी चैलेंजेस ज़रूर फेस करने पड़ते हैं जो आप क्या कर सकते हैं, आपको फेस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको होते हैं। जब आप बाहर से आते हैं तो मेजरली आपको एक डिसएडवांटेज यही है कि आप किसी को जानते नहीं हैं, तो आपको सब कुछ खुद करना है। आपको अपने फाइनेंसेस देखने हैं, आपको अपना स्ट्रगल करना है, आपको अपना काम ढूंढना है। तो जब आप एक आउटसाइडर होते हैं तो वो जो स्ट्रगल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे ख्याल से, स्पेशली जब आप एक मिडिल क्लास से आते हैं। तो मिडिल क्लास के जो सपने होते हैं वो कई बार सिर्फ सपने रह जाते हैं।
लेकिन उनको पूरे करने के लिए बहुत चीज़ें लगती हैं। और हम जैसे हम बॉम्बे आए तो पहले घर ढूंढना, फिर काम ढूंढना, फिर सस्टेन करना, तो ये चैलेंजेस तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। नैनीताल से बेस्ड हो आप ना? मैं नैनीताल के पास एक छोटा सा शहर है रुद्रपुर, वहाँ से हूँ। वहीं मेरी स्कूलिंग रही है, मेरे पेरेंट्स वहीं रहते हैं और मैंने कॉलेज इंजीनियरिंग की है नोएडा से। उसके बाद मैं मुंबई आया फॉर एक्टिंग। ये एक्टर्स मैंने काफ़ी एक्टर्स से सुना है कि हमने इंजीनियरिंग किया। कभी पेरेंट्स से कभी वो प्रेशर आया था कि आपको इंजीनियर ही बनना है? बिकॉज वो काफ़ी मूवीज में भी पता है, बेटा हुआ तो इंजीनियर बनेगा, लड़की हुई तो डॉक्टर बनेगी। हाँ, तो यही है, कुछ प्रेशर नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल से जब आप छोटे शहर में होते हैं तो आपको एक्सपोजर कम होता है, आपको पता नहीं होता कि और क्या चीज़ है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। वहाँ पर जब आप स्कूल में होते हैं तो आपको PCM या PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑप्शन होते हैं। अगर आपको साइंस है तो अगर आपने बायोलॉजी ली है तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, अगर आपने फिजिक्स ली है, मैथ्स ली है तो आप इंजीनियर बनते हैं। तो यही दो ऑप्शन हमें पता होते हैं, क्योंकि जो भी छोटे शहरों में लोग होते हैं वो यही दो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो सिक्योर फील्ड है वो इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनने का ही है। उसके अलावा जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो वहाँ होते नहीं है, किसी ने किए नहीं होते, तो एक्सपोजर नहीं मिलता है। जब आप शहर में आते हैं तब आपको लगता है कि और भी काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ आप अपना करियर बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जब मैं अपने छोटे से गांव से निकला तो मुझे लगा कि मुझे इंजीनियर बनना है, क्योंकि वही एक ऑप्शन था, तो इंजीनियर बने। फिर जब इंजीनियरिंग के दौरान ही मुझे वहाँ पर जो थिएटर सोसाइटी होती है कॉलेज में, वो ज्वाइन की और फिर वो अच्छा लगने लगा। फिर ऐसा लगा कि शायद एक्टिंग में भी करियर बन सकता है। सो इनिशियली आपका कोई प्लान नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है? नहीं, कोई प्लान नहीं था। अगर प्लान होता तो शायद मैं इंजीनियरिंग में भी नहीं जाता, लेकिन कोई प्लान नहीं था और प्लान बना तो आज यहाँ तक हूँ, तो अच्छा ही हुआ जो हुआ। वही, जब एज अ न्यू कमर अगर आप प्लान बना रहे हो कि कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है प्रीवियसली इस इंडस्ट्री में, फिर भी आपने सोचा कि एक्टर बनना है, तो वो टाइम पे घर से भी किस तरह से सपोर्ट आया होगा, या फिर बोला होगा कि एक्टर बनना है, तो किस तरह से उनका रिएक्शन था? मेरे ख्याल से हर पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट हो, अगर आप उनको बताएंगे कि आपको एक्टर बनना है या इस फील्ड में जाना है, तो वो 100% सपोर्ट तो कोई भी पेरेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आपकी चिंता है। उनको पता है कि ये फील्ड ऐसा है जो इनसिक्योर है, जहाँ कोई गारंटी नहीं है। तो इस रीज़न से पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, इसलिए वो एक रेजिस्टेंस तो रहता ही है। तो वैसा ही मेरे साथ भी रहा, इनिशियल रेजिस्टेंस रहा, लेकिन मेरे ख्याल से वो रेजिस्टेंस रहा एक अच्छी चीज़ भी है, ताकि आप ज़्यादा मेहनत करें और आपके अंदर एक रहे कि आपको उनको प्रूव करना है कि आप भी अच्छे हैं, जो आपने डिसीजन लिया है वो सही है। तो वो रेजिस्टेंस आपको एक मोटिवेशन भी देता है। तो शायद उसी मोटिवेशन के साथ मैं चलता रहा और आज जो काम कर रहा हूँ। क्योंकि जब आपने ऑडिशंस भी दिया था काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेस में से एक चीज़ आपको बोला गया होगा कि नोज फिलर्स कर लो या फिर सर्जरी करवा लो, समथिंग रिलेटेड टू योर फेस, तो वो उस बारे में हम एग्जैक्टली जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था। नहीं, शुरुआत में ऐसा होता था कि जब आप जाते थे तो आपको, हर एक्टर का सपना होता है कि उन्हें लीड रोल करने हैं और आपको स्टोरी में आपको प्रोटैगनिस्ट प्ले करना है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लीड एक्टर हैं तो आपको सर्टेन तरीके का दिखना चाहिए, आपकी शक्ल सर्टेन तरीके, फीचर्स आपके ऐसे होने चाहिए। तो मुझसे भी कहा गया कि आपको अगर लीड रोल करने हैं तो आपको शायद और बेटर दिखना पड़ेगा, तो अगर आपको अपने चेहरे का कुछ चेंज करा सकते हो तो आप अपने नोज जॉब करा लो, ये करा लो अपना। लेकिन हर्टफुल होता है, लेकिन मैंने कभी उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मुझे अपने टैलेंट पे भरोसा था। मुझे पता था कि अगर मैं एक कैरेक्टर मुझे दिया गया, अगर मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ और मैं अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, तो ऑडियंस को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी शक्ल कैसी है। ऑडियंस कनेक्ट करती है इमोशन से, ऑडियंस कनेक्ट करती है उस कैरेक्टर से, और उस मोमेंट पे आपको ख़राब लगता है, लेकिन आपको अगर अपने ऊपर फेथ है और आप आगे चलते रहते हैं। उसके बाद मैंने अच्छे अच्छे रोल्स किए, बड़े रोल्स किए, लीड रोल्स भी किए हैं। तो वो एक ऐसा दिन था जब थोड़ा ख़राब लगा, लेकिन आई मूव्ड ऑन। बट उसके बाद कभी सेल्फ डाउट हुआ? बिकॉज ऐसे कमेंट्स मिलने के बाद हमेशा अक्सर लोग सेल्फ डाउट में जाते हैं कि एम आई नॉट प्रॉपर और समथिंग लाइक दैट। नहीं, कई बार ऐसा, मेरे ख्याल से उसके बाद
सिनेमा भी काफ़ी चेंज हुआ। आज हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे एक्टर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो लीड रोल कर रहे हैं, जो टिपिकल जो डेफिनेशन होती है एक लीड एक्टर की, स्टार की, वो नहीं है। तो जब कभी ऐसा हुआ कि मैंने कोई ऑडिशन दिया है लीड रोल के लिए और शायद वर्कआउट नहीं हुआ, तो वो थॉट तो आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है वो अब रीज़न है। आप अपने अच्छा काम कीजिए, अच्छा परफॉर्म कीजिए, तो आपको मिल जाएगा लीड रोल भी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिम इज अ प्लास्टिक सर्जरी। अगर आप प्रॉपर फिटनेस पे ध्यान दोगे तो आपका जो फीचर्स है वो भी कुछ चेंज होता है। तो आपका ऐसा कुछ था, हाउ मच यू आर इनटू फिटनेस एंड एवरीथिंग? नहीं, फिटनेस की डेफिनेशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं एक्टर हूँ इसलिए मैं वर्कआउट करता हूँ या फिर मैं एक अच्छी डाइट रखता हूँ। शायद मैं एक्टर नहीं होता तो भी मैं उतना ही अपने आप पे ध्यान देता। मेरे ख्याल से वो हर इंसान को करना चाहिए। वो खुद को अच्छा फील कराते हो। अगर आप वर्कआउट करते हो, आप अच्छा डाइट लेते हो, फिट रहते हो, तो आप किसी भी फील्ड में हो वो आपको अच्छा ही फील। अगर आपको इंसान को खुद से अच्छा फील हो रहा है तो आप जहाँ भी जाओगे, जो भी काम करोगे, उसमें अच्छा फील होगा। इनिशियल डेज में ऑडिशन वाले दिनों पे एक दिन में 6-6, 5-5 रिजेक्शन होता था। वो टाइम पे किस तरह से आपको फील होता था कि इतने बैक टू बैक रिजेक्शन मिलने के बाद अभी अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, बट स्टिल वो रिजेक्शन वाला पीरियड कैसा रहा आपके लिए? रिजेक्शंस तो वैसे भी खराब ही लगते हैं हमेशा। ऑफ कोर्स। तो काफी वो किस तरह से फिर आपने डील किया? डील करना बहुत मुश्किल रहा है ऑफ कोर्स। जब आप घर आते हैं तो आपको लगता है कि हो क्यों नहीं रहा है। करेक्ट। आप अच्छे ऑडिशंस दे रहे हैं, आपको तारीफ भी मिल रही है, लोग आपको कहते हैं आप बहुत अच्छे एक्टर हो, आप बस लगे रहिए, लेकिन इंसान कब तक लगा रहे? तो वो तो मेरे साथ हुआ है कि मैं आता था, परेशान रहता था कि लोग तारीफ कर रहे हैं लेकिन काम क्यों नहीं मिल रहा है। मैं जब ऑडिशन देता था वहाँ पर और एक्टर्स होते थे, मैं अपना ऑडिशन देके बाहर निकलता था, वो मेरे पास आते थे, यार तुमने बहुत अच्छा किया है। उस मोमेंट पे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कभी कॉल बैक नहीं आता था। तो ऐसा लगता था ये इनको अच्छा लग रहा है, जो वहाँ कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनको भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वर्कआउट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ। और उसका रीज़न आपको नहीं पता, क्या रीज़न हो सकता है उसका। तो वो रिजेक्शंस काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होते थे। अभी भी कई बार ऐसा होता है जो आप रोल करना चाहते हैं वो नहीं होता वर्कआउट, तो हार्ट ब्रेक होता है, ख़राब लगता है। लेकिन आई थिंक जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हैं कि ये चीज़ें तो होंगी। आप खुद से कुछ करना चाहते हैं, कोई भी फील्ड हो, अगर आप ज़ीरो से शुरू करेंगे तो स्ट्रगल तो है ही उसमें रिजेक्शंस होंगे, उसमें आपको अपने आप को वापस खड़ा करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आई थिंक वो टाइम ज़्यादा बीइंग एन एक्टर तभी ट्राई करते वक्त एक चीज़ हमेशा एक स्ट्रगल और प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता होगा कि पेरेंट्स भी अगेंस्ट है ऑलरेडी मेरे इस आइडिया से, और ऑडिशंस क्रैक नहीं हो रहा है, तो वो प्रेशर ज़्यादा होता होगा। तो वो दोनों एक साथ प्रेशर किस तरह से आपने डील किया था इनिशियली? मतलब डील तो इंसान जैसे कर सकता है वैसे ही किया था। मेरे ख्याल से दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं। Correct. आप दोस्तों के पास जाइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ अपनी जो भी आप फील कर रहे हैं वो शेयर कीजिए, क्योंकि आप ऐसी जगह हैं जहां आपकी फैमिली नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं कुछ काम करने का, आपको रिजेक्शंस मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से दोस्त बहुत ज़रूरी है। और ऐसे दोस्त जो सेल्फलेसली आपके साथ रहें, आप उनके साथ रहें। अगर उनको आपकी ज़रूरत है तो आप अवेलेबल रहें, और अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो वो अवेलेबल रहें। तो मेरे ख्याल से ऐसे शहर में, ऐसे बड़े शहर में, ऐसे फील्ड में आप हैं तो एक अच्छे दोस्त, भले ही 2 हो, 1 हो, 3 हो, दोस्त, हाँ, रियल फ्रेंड्स वो बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। कभी भी ऐसे दिन आए हैं जहाँ मैं लो फील कर रहा हूँ तो वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हम हैं साथ में, कोई भी नहीं है तो हम हैं, और हम मिलके कुछ ना कुछ देख लेंगे, कर लेंगे, लेकिन तू बहुत अच्छा है, तू लगा रहे, होगा। तो वो एक पुश जो चाहिए, हाँ, जो मिलता है वो, भले ही कोई भी आपके साथ ना हो लेकिन वो दोस्त होते हैं, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी है, जो मेरे साथ अभी तक हैं काफ़ी सालों से। सेम इंडस्ट्री के हैं या सेम इंडस्ट्री है? नाम लेना चाहोगे आप? मेरा एक दोस्त है वैभव राजगुप्ता, जिनकी अभी फिल्म आई थी सीरीज आई थी मंडला मर्डर, और गुल्लक उनका बहुत फेमस शो है।
तो वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड जिसे आप कह तो सकते गो हैं। टू पर्सन बोल सकते हो हाँ, कि हाँ। व्हेनेवर यू आर फीलिंग लो आई नो वैभव इज देयर, जी, लाइक जी, जी, ऐसा। जी। ओके, जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि ऑडिशंस दे रहे थे, सबको पसंद भी आ रहा था, बट वो वर्कआउट नहीं हो रहा था कहीं ना कहीं। तो और वो टाइम नेपोटिज्म भी बहुत आ गया था बीच में कि एक्टर्स के किड्स ही आगे एक्टर बन सकते हैं, वो लोग ही सिलेक्ट होते हैं। तो आपने इस बारे में कभी सोचा था कि इसलिए ये शायद से मेरा वर्कआउट नहीं हो रहा है? सिर्फ वो रीजन नहीं, लेकिन हाँ दुख तो होता था जब ऐसा लगता था कि हम भी इक्वली टैलेंटेड हैं, तो हमें भी मिलना चाहिए मौका, लेकिन वो मौका किसी और को मिलता था। तो ज़रूर उनके उसके पीछे कुछ ऐसा एक हाथ है या फिर कोई एक सपोर्ट है जो हमारे पास नहीं है, बीइंग आउटसाइडर्स। तो वो खराब तो ऑफकोर्स लगता है मेरे ख्याल से, जो भी बाहर से आता है उनको ये खराब तो लगता है कि उनको हमको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, उतना एक्सेस हमारे पास नहीं है जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं उनके पास है। लेकिन ये फाइट है हमारी जो हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। बट बीइंग एन आउटसाइडर, सबसे पहले इस इंडस्ट्री में दोस्त कौन बना या किसका कांटेक्ट आपने ये किया कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, इसके थ्रू आई विल क्रैक ऑल द ऑडिशंस? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, समय के साथ फ्रेंड्स आए, फ्रेंड्स गए, लेकिन जैसे मैंने बताया कुछ ऐसे दोस्त थे जो हमेशा रह गए, क्योंकि कुछ ऐसा है उन लोगों में, उस फ्रेंडशिप में, जो इतने सालों तक एक दूसरे को बांधे रखा। तो ऐसे तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स बने जो आए गए, लेकिन कुछ ही ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इतने सालों से हैं मेरे साथ, जो हमेशा मेरा सपोर्ट रहेंगे। वो कहते हैं ना, एक्टर्स को नेगेटिव रोल करना बहुत टफ लगता है कंपेयर टू द पॉजिटिव साइड। नेगेटिव रोल इज नॉट समथिंग वेरी इजी। चोरी में आपका एक नेगेटिव कैरेक्टर था, तो किस तरह से आपका वो पूरा एक्सपीरियंस रहा टू प्ले अ नेगेटिव कैरेक्टर? देखिए, नेगेटिव कैरेक्टर बोलते हैं तो वो नेगेटिव इसलिए क्योंकि उसकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं ऐसी सोच है जो हमें पॉजिटिव सोच से परे है, इसलिए उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो वो जो सोच है जो किसी भी चीज़ के अगेंस्ट है, तो वो सोच को अपने अंदर लाना, जो खराब सोच है, वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो आप जैसे आपने कहा कि नेगेटिव कैरेक्टर को परफॉर्म करना काफ़ी मुश्किल होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि उस कैरेक्टर की इतनी सारी, जिस तरीके से वो सोचते हैं वो इतना खराब है या इतना गलत है कि वो एज अ ह्यूमन आपको अपने अंदर लाना बहुत मुश्किल लगता है। कि इस सीन में अगर आपको ये दिखाना है कि ये इंसान ऐसा है, तो आप सोचते हो कैसे मैं सोचूं इस बारे में। करेक्ट। लेकिन वो जो इंसान है उसके लिए वो सही है, जितनी भी धारणा है उसकी वो सही है, लेकिन आपके लिए वो सही नहीं है। तो वो सारे थॉट्स, वो सारी बैक स्टोरी बनाना कि वो कहाँ से आ रहा है, वो ऐसा क्यों सोचता है, इसलिए वो मुश्किल बनता है क्योंकि उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो मेरे ख्याल से नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि उसकी सोच से आप कनेक्ट नहीं करते, लेकिन आपको कनेक्ट करना है क्योंकि आपको वो कैरेक्टर प्ले करना है और आपको जस्टिफाई करना है, आपको उस इमोशन को जस्टिफाई करना है। भले ही आप पर्सनली उसको गलत मानते हो, लेकिन जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो वो आपकी सोच है। तो इसलिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे ही छोरी 2 में और छोरी में भी जो मेरा कैरेक्टर था वो काफ़ी नेगेटिव था, लेकिन उसकी अपनी सोच थी जो एज सौरभ मेरे साथ मैच बिल्कुल भी नहीं करता है। तो वो सब चीज़ें अपने अंदर लाना और उस तरीके से बिहेव करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, जो एज एन एक्टर आप करते हो। ऑफ कोर्स अच्छा लगता है कि ऐसे कुछ अलग से कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो मैं तो हमेशा देखता हूँ, लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि मुझे ऐसे कैरेक्टर्स मिले जो मुझे अपने कंफर्ट स्पेस से दूर लेके जाएं, और छोरी में वैसा ही वो कैरेक्टर था। लेकिन वो कहते हैं ना, ऑडियंसेस और जो फैंस होते हैं वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर को देखते हैं वो यही समझते हैं कि ये इंसान ऐसा है। तो आपको वो टाइम पे ऐसे कुछ डीएम्स या फिर कुछ रिस्पॉन्सेज आया था? मुझे तो अभी भी आते हैं, जब कुछ संकल्प की जब रील्स वायरल हो रही हैं उसमें ऐसा भी लगता है हाँ इसने छोरी 2 में बहुत गलत किया था, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए कुछ। तो लोगों को वो मेरे रोल्स याद है, और अगर मुझे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं, इफ पीपल हेट मी फॉर दैट कैरेक्टर, आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर एन एक्टर कि आपने ऐसा परफॉर्म किया है कि लोग आपको हेट कर रहे हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर को हेटरेट मिलना चाहिए। तो उनको मिल रहा है अगर वो हेटरेट, तो आपने एज एन एक्टर अच्छा काम किया है। करेक्ट, हाँ, मतलब वो जस्टिफाई हो रहा है मेरा कैरेक्टर। जी। वर्किंग विद बड़े बड़े एक्टर्स नाउ, मतलब छोरी से लेकर अब संकल्प तक आपने काफ़ी काम किया है बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, भूमि पेडनेकर, फिर नुसरत, एवरीवन।
कभी वो चैलेंजेस रहा है कि आई हैव टू परफॉर्म वेल, वो एक बैगेज टाइप्स या प्रेशर? प्रेशर रहता है, स्पेशली जब आप परफॉर्म कर रहे हैं नाना सर के साथ या फिर अक्षय सर के साथ, तो प्रेशर तो रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुझे नर्वस करता है। मुझे रहता है कि मेरे पर प्रेशर है टू बी ऑन द सेम लेवल, कि मैं अगर अक्षय सर के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ या नाना सर के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे उस सीन को ऐसा बनाना है कि वो ऑडियंस को लगे ही ना कि ये ये एक्टर नया है और ये एक्सपीरियंस एक्टर है दूसरा। कैसे वो जब ऑडियंस उस सीन को देखे वो ये भूल जाए कि ये सौरभ गोयल है, ये एक नॉट सो बिग एक्टर है या नॉट सो नोन एक्टर है या फिर कम काम किया है। जब आप वो सीन देखें तो ऐसा लगे कि ही इज इक्वली मैच्ड इन दैट सीन। तो प्रेशर ये रहता है कि आप ऐसे इंसान के साथ, ऐसे एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं जो मे बी इंडस्ट्री में 30 साल से हैं, 40 साल से हैं, जिनका इतना नाम है। लेकिन एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर मैं कभी प्रेशर नहीं लेता। मुझे पता है कि अगर मैं एक्टर हूँ और अगर मुझे एक कैरेक्टर मिला है, एक सीन मिला है, तो मुझे उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करना है, मुझे उस सीन को जस्टिफाई करना है। ओके, बट सीख भी मिलती होगी इतने सीनियर एक्टर्स के साथ काम करना, काफी कुछ सीखने मिलता होगा आई एम श्योर। हाँ, तो सीखने को बहुत मिलता है। तो क्या सीखा है आपने आपके को स्टार से सो फार? मैंने नाना सर से बहुत कुछ सीखा है। जैसे नाना सर से मैंने सीखा है कि कैसे कुछ भी मत करो लेकिन फिर भी तुम बहुत कुछ कर रहे हो। जो एक सटल तरीका होता है ना किसी भी परफॉर्मेंस को देने का, वो मैंने नाना सर से सीखा है। जब वो परफॉर्म करते हैं तो वो इतने हल्के बोलते हैं कि जैसे हम रियल लाइफ में जब बात कर रहे होते हैं तो हम कई बार बहुत स्लो बोलते हैं, सामने वाले तक ही आवाज़ जा रही है आपकी, हाँ। ऐसा नहीं है कि वो सुन पा रहे हैं। तो वो नाना सर करते हैं, वो ऐसा बोलेंगे कि आपको लगेगा कि ये नहीं है कि माइक के लिए बोल रहा हूँ या फिर मेरे को डायरेक्टर है उसको सुनना है या फिर 5 लोग खड़े हैं उनको भी सुनना चाहिए। नहीं, वो अगर आपसे बात कर रहे हैं तो जितनी वॉल्यूम उस सीन में होनी चाहिए, जितना हल्का, जितना सटल, वो नाना सर वैसे बात करते हैं। तो कम भी कितना कम हो सकता है या कितना आप रियल रख सकते हैं, वो नाना सर से मैंने सीखा है। और अक्षय सर से मैंने सीखा है कि कैसे आप एक सीन को कितना लाइवली बना सकते हैं। उनकी जो एनर्जी रहती है सेट पे, कैसे वो रहते हैं सेट पे, वो मैंने उनसे सीखा है कि एक सीन को आप कैसे, कई बार ऐसे सीन होता है उसको भी कैसे ह्यूमरस बना सकते हैं, वो मैंने अक्षय सर से सीखा है। वाओ, उनका कोई ऐसी फिल्म है जो आपको बहुत अच्छा लगा है, उनका ये ह्यूमर स्पेशली? अक्षय सर की तो सारी फिल्में मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब उनकी टाइमिंग का, गरम मसाला हो गई या फिर हेरा फेरी हो गई, और पहले की इतनी फिल्में हैं, वो जब स्क्रीन पे आते हैं तो ही ओन्स द स्क्रीन। तो जब मैं अक्षय सर के साथ काम कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही मुझे, जब मैं स्क्रीन पे आऊँगा तो मुझे भी ऐसे ही प्यार मिलना चाहिए ऑडियंस का, मैं भी ऐसे ही उस फ्रेम को मैं कैसे ग्रैब कर लूँ। तो बहुत मज़ा आता था अक्षय सर के साथ शूट करके। वो मेरे साथ प्रैंक करते थे, हम उनके साथ लूडो खेलते थे। तो वो ऐसा लगता था कि जिसको आप बचपन से देख रहे हो वो आपके साथ लूडो खेल रहा है और मैं उनके साथ बाइक पे बैठे हुए राइड कर रहा हूँ। तो वो काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे अक्षय सर के साथ। पर आपने ना बॉलीवुड के ऐसे 2 एक्टर्स हैं जिनके साथ काम किया जो बहुत ही पंक्चुअल है, अक्षय सर एंड नाना सर। उनके पंक्चुअलिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब काफी सुना है हमने कि बहुत पंक्चुअल होते हैं, टाइम पे नहीं हुआ तो निकल जाते हैं, सेट छोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ फेस किया आपने? नहीं, ऐसा कुछ फेस तो नहीं किया, क्योंकि जो भी मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए उस पर सब बहुत प्रोफेशनल थे, सब टाइम पे आते थे, अपना प्रोफेशनली काम करते थे और जाते थे। लेकिन अच्छी चीज़ है अगर हमारे पास 2 ऐसे बड़े नाम हैं जो जाने जाते हैं पंक्चुअलिटी के लिए, तो एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए भी, नए लोगों के लिए भी, और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए भी, कि पंक्चुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में। और तो अच्छा ही है। कमिंग बैक टू संकल्प, छोरी 2, दलदल, कितना अलग है संकल्प बाकी सीरीज से? संकल्प काफ़ी अलग है, पॉलिटिकल ड्रामा है, प्रकाश झा सर का यूनिवर्स है। उनकी आपने फिल्में देखी होंगी, वो एक पॉलिटिकल स्पेस में ज़्यादा रहती हैं। उस तरीके से काफ़ी अलग है। एक रिवेंज ड्रामा है, दलदल था एक क्राइम ड्रामा था, ये एक रिवेंज ड्रामा है। छोरी कम्प्लीटली हॉरर स्पेस में थी। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी अलग हैं मेरे।
और संकल्प इसलिए भी अलग बनाता है क्योंकि आजकल इतने रूटेड कहानियाँ बहुत कम आ रही हैं। जो सीरियस ड्रामा है, जो एक नॉर्थ बेल्ट यानी यूपी बिहार में एक कहानी बेस्ड है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अलग कहानी है जो अभी हमें देखने को मिल रही है। फिर चोरी से याद है कि चोरी का जो मूवी का स्टोरी है, अभी भी कुछ जगह पे ऐसे चीज़ें होती है। हाँ, होती है मेरे ख्याल से, और फिल्म भी इसलिए बनाया जाता है ताकि उन लोगों को जो ये प्रथा अभी भी कर रहे हैं उनको बताया जाए कि ये गलत है। अगर हम कहीं देख रहे हैं ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं तो हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए कि ये गलत है। अगर हम छोरी में एक मैसेज जा रहा है तो वो यही मैसेज है। मेरे ख्याल से फिल्म्स भी बनती इसीलिए हैं कि ऐसे मुद्दे उठाए जाएं और हमें लोगों को बताया जाए कि ये मुद्दों पे फिल्म इसीलिए बनी है क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं जो भी प्रथा आपके लिए चल रही आपके यहाँ चल रही है वो गलत है। फीमेल फीटिसाइड्स हुए, ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो एक मैसेज है जो स्ट्रांगली जाता है एक छोरी को लेके, या छोरी 2 से हमने जो मेकर्स ने एक मैसेज दिया है हमारे ऐसी जगहों पर जहाँ पर ये प्रथा अभी भी चल रही है कि प्लीज़ इसको स्टॉप कीजिए और ये गलत है। तो इस पे ओके, बिफोर एंडिंग दिस कॉन्वर्सेशन, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था संकल्प के लिए और किस तरह से रेस्पॉन्सेज अभी आ रहा है आपको फैंस की तरफ से? मेरे ख्याल से पेरेंट्स अपने बच्चों का जो भी काम आता है, मतलब एक्टर्स का, सबसे पहले जो पेरेंट्स होते हैं मेरे ख्याल से वही देखते हैं। जैसे ही लाइव जाता है पेरेंट्स सबसे पहले वेट कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे का कब काम आएगा और हम देखें। तो मेरे ख्याल से मेरा कोई भी काम आता है तो पेरेंट्स वो पहले इंसान होते हैं जो एक्साइटेड रहते हैं और वेट करते हैं कि कब ऑन एयर जाएगा और उनको देखने को मिलेगा। जब सरफिरा आई थी थिएटर्स में तो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे ख्याल से 50-60 लोग एक ग्रुप बना के थिएटर में गए थे मुझे देखने थिएटर में, और उसमें से मेरे ख्याल से 50-60% ऐसे लोग थे मेरी फैमिली के जो पहली बार थिएटर में गए थे सिनेमा हॉल में मूवी देखने। तो पेरेंट्स तो अपने बच्चे के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। आज भी जब भी मेरा कोई भी काम आता है मम्मी का फ़ोन आता है, कब आ रहा है, कब लाइव आ रहा है, कब मैं देख सकती हूँ, यूट्यूब पे देख सकती हूँ, थिएटर में आ रही है, वेब पे कैसे देखते हैं, उनको पता नहीं है कि ये अमेजॉन प्राइम या फिर कैसे देखते हैं, मैं कैसे देखूँ, अच्छा कैसे देखते हैं, फ़ोन में देखेंगे। तो ये सारे सवाल उनके रहते हैं क्योंकि वो तो जो पेरेंट्स का लव है वो सेल्फलेस लव है, वो तो उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते, उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। और ऑडियंसेस से किस तरह का रेस्पॉन्सेज आ रहा है अभी, क्योंकि ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है? हाँ, संकल्प का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरे कुछ सीन्स हैं जो बहुत वायरल जा रहे हैं इस वक्त, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। लोग कनेक्ट कर रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं। तो और भी काफ़ी संकल्प के जो सीन्स हैं वो वायरल जा रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं संकल्प के बारे में, सीरीज़ के बारे में, उसकी कहानी के बारे में, परफॉर्मेंसेस के बारे में, एक्टर्स के बारे में। एक ओवरऑल जो एक सीरीज़ है संकल्प, उसके बारे में जितनी अभी बात हो रही है तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप संकल्प के रिलेटेड आपके सभी फैंस को लास्टली? संकल्प रिलीज़ हो चुका है MX प्लेयर पे, और अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा बहुत पसंद है, प्रकाश झा सर का स्टोरी टेलिंग सिनेमा बहुत पसंद है, तो अभी जाके देखिए। उसमें नाना पाटेकर सर हैं, उनका OTT डेब्यू है, नीरज कवि हैं, जिशान है, कुबरा है, मैं भी हूँ। तो प्लीज़ जाके देखिए अभी, और आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत रूटेड कहानी है, पॉलिटिकल ड्रामा है। डू वॉच संकल्प। थैंक यू सौरभ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।